चैप्टर 4 बॉस ज़ॉम्बी। बॉस ज़ॉम्बी जानता था कि उसे महर के बार से कैसे बचना है। वो हर बार उसके बार से बचता गया और अपने धारदार नाखूनों से उसके शरीर पर कई सारे कट्स लगा दिए जिनमें से खून बहने लग गया। पैंग। महर ने अपनी स्वॉर्ड से उस बॉस ज़ॉम्बी के हाथ पर हमला किया। इसी के साथ एक तेज का धमाका हुआ और बॉस ज़ॉम्बी का हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। आह। बॉस ज़ॉम्बी एक तेज की गुहार लगाता है जो पूरे जंगल को हिला कर रख देती है। देखा तुम लोगों ने, वो सिर्फ एक कचरा है। महर ने घमंड भरी मुस्कान के साथ सभी से कहा। महर तुम्हारे पीछे पीछे हटते हुए घबराहट के साथ अभी ने महर से कहा। ऋतिक ने तुरंत महर की ओर देखा जहां उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज उन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। उसकी सुपर आई स्किल सही थी। बॉस ज़ॉम्बी ने लो रैंक के ज़ॉम्बीज को अपनी मदद करने के लिए बुला लिया था। उन ज़ॉम्बीज की संख्या दर्जनों के करीब थी। इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर ऋतिक भी थोड़ा घबरा गया। फिर ऋतिक ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाए और तेजी से उन ज़ॉम्बीज की ओर बढ़ने लगा। जेम्स ने ऋतिक को रोकते हुए उसे आवाज लगाई, ऋतिक, तुम वहां क्यों जा रहे हो? वो बहुत खतरनाक है। लेकिन ऋतिक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपना लेवल बढ़ाना था जिसके लिए उसे इन ज़ॉम्बीज का सफाया करना था। ऋतिक ने देखा कि वो बॉस ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था और उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही थी। ऋतिक अपने सामने आ रहे एक ज़ॉम्बी को अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है। लो रैंक का ज़ॉम्बी मारा गया। आपको 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। ऋतिक ने अपनी पावर स्क्रीन पर देखा कि उसे लेवल 3 में जाने के लिए अभी भी कुछ ज़ॉम्बीज का सफाया करना था। महर चंदेला जो पहले से ही काफी घबराया हुआ था, जब वो ज़ॉम्बीज को अपनी ओर आता हुआ देखता है तो तुरंत वहां से भाग जाता है। अगर गलती से भी वो इन ज़ॉम्बीज के हाथों इफेक्टेड हो जाता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। हालांकि वो उस टीम का सबसे पावरफुल लड़का था लेकिन मौत से तो उसे भी डर लगता था। मेरे लिए रुको। महर को भागते हुए देख अभी ने डरते हुए उससे कहा। इतना कहकर वो भी महर के पीछे पीछे भागने लगा। ऋतिक की नजर जब अपनी ओर आ रहे ज़ॉम्बीज पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ था, लेकिन जब तक वो इन ज़ॉम्बीज को मार सकता था तब तक वो कई बार अपना लेवल बढ़ा सकता था। बॉस ज़ॉम्बी के अलावा बाकी के ज़ॉम्बीज की स्पीड काफी कम थी, वो आसानी से ऋतिक का शिकार बन रहे थे। बॉस ज़ॉम्बी अपने टूटे हुए हाथ को पकड़े हुए था और उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ऋतिक अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ लेता है और अपने बगल से आ रहे ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर देता है। स्लैश। उस ज़ॉम्बी का सर तुरंत ही उसके धड़ से अलग हो जाता है और जमीन पर खून ही खून फैल जाता है। आज पहली बार वो इन ज़ॉम्बीज को मार रहा था और उसके दिल में एक आग जल रही थी। जेम्स हैरानी के साथ ऋतिक को ही देख रहा था। वो ऋतिक को कई सालों से देख रहा था और वो समझ गया था कि ऋतिक कभी भी एक वॉरियर नहीं बन पाएगा, लेकिन आज जो उसकी आंखें देख रही थी उस पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल था। जो लोग ऋतिक की कमजोरी का मजाक उड़ाते थे, अगर वो लोग यहाँ होते तो उनका भी यही रिएक्शन होता जो जेम्स का था। ज़ॉम्बीज की रफ्तार काफी धीमी थी। ऋतिक लगातार उन्हें जान से मारता जा रहा था। इसी के साथ उसके पोटेंशियल पॉइंट की गिनती भी बढ़ती जा रही थी। क्या मुझे भी ऋतिक की मदद करनी चाहिए? जेम्स ने थोड़ा हिचकिचाते हुए मन ही मन कहा। इस समय उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन हो रहा था। उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड थी जो लगातार कांपे जा रही थी। हाउल। तभी एक तेज की आवाज उस एरिया में गूंजी। बॉस ज़ॉम्बी ने अपने हाथ को पूरी तरह से जोड़ लिया था और वो ऋतिक को अपने साथियों को मारते हुए देख रहा था। बॉस ज़ॉम्बी एक तेज की चीख निकालते हुए ऋतिक की ओर बढ़ा। उसके हाथ की उंगलियां बेहद तेज हो गई थी। वही ऋतिक ने उन सभी ज़ॉम्बीज का खात्मा कर दिया था जो उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। ऋतिक का शरीर पूरी तरह से खून में लथपथ था जिसमें वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। बॉस ज़ॉम्बी ऋतिक के ऊपर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर बॉस ज़ॉम्बी अपना खून से सना मुंह खोला और ऋतिक को काटने की कोशिश करने लगा। ऋतिक ने तुरंत अपने पैरों को पीछे खींचा और उस ज़ॉम्बी के पेट को दबाने लगा। फिर उसके बाद वो उस बॉस ज़ॉम्बी की कलाइयों को पकड़ लेता है और उसे काटने से रोक देता है। क्या तुम्हें पता है तुम्हें टूथपेस्ट करना चाहिए? तुम्हारे मुंह से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। ऋतिक अपने दांत पीसते हुए उस ज़ॉम्बी से बा। जेम्स अभी भी उन ज़ॉम्बीज को मार रहा था जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो ऋतिक की मदद करना चाहता था लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। ऋतिक ने अभी काफी ज़ॉम्बीज को मारा है। हो सकता है उसका लेवल बढ़ गया हो, फिर वो आसानी से उस बॉस ज़ॉम्बी के साथ मुकाबला कर सकता है। जेम्स ऋतिक की ओर देखते हुए परेशानी के साथ कहा।
जब ऋतिक के कानों में जेम्स की आवाज पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि वो ये बात तो भूल ही गया था। उसने तुरंत अपनी पावर स्क्रीन पर नजर डाली जिसमें उसका लेवल 5 दिखा रहा था। इसके अलावा उसके पास 12 पोटेंशियल पॉइंट्स थे। ऋतिक तुरंत उन पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर देता है जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ 50 हो जाती है। तभी ऋतिक को अपने शरीर में एक पावर घूमती हुई महसूस होती है। वो पहले से ही एक बिगनर वॉरियर की रैंक पर पहुंच गया था जिसके बाद उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मरो, ऋतिक ने एक किक बॉस ज़ॉम्बी के पेट पर मारी। उसकी लात के इम्पैक्ट से वो बॉस ज़ॉम्बी उड़ता हुआ दूर चला गया। क्या? जेम्स ने ऋतिक की चीख सुनी और वो उसकी ओर देखने लगा। जेम्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में था कि ऋतिक ने बस एक ही बार से उस बॉस ज़ॉम्बी को दूर फेंक दिया। दरअसल ऋतिक अपनी मौजूदा ताकत के साथ इतनी आसानी से उस बॉस ज़ॉम्बी को नहीं मार पाता। लेकिन क्योंकि महर ने उसका एक हाथ काट दिया था और भले ही उसने उसे वापस जोड़ लिया था, पर फिर भी उसकी ताकत काफी कमजोर हो गई थी। बॉस ज़ॉम्बी को वापस से अपना हाथ जोड़ लेता देख ऋतिक तुरंत उसकी ओर भागा। उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड उठाए और बॉस ज़ॉम्बी के सीने पर हमला किया। बॉस ज़ॉम्बी को उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक उस पर सामने से हमला कर देगा। ऋतिक ने वो हमला ठीक उसके सीने पर किया था जिसकी वजह से बॉस ज़ॉम्बी थोड़ा घबरा गया था। बॉस ज़ॉम्बी जोर से दहाड़ा और ऋतिक को अपनी बाहों से पकड़ने की कोशिश की। ऋतिक ने तुरंत अपना एक कदम पीछे ले लिया और बॉस ज़ॉम्बी के हमले से बच गया। वो वास्तव में एक बॉस ज़ॉम्बी कहलाने के लायक था। वो अभी पूरी तरह से नहीं मरा था और अभी भी ऋतिक पर हमला किए जा रहा था। ऋतिक का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी क्योंकि बॉस ज़ॉम्बी ने लगभग उसकी गर्दन को खरोच ही दिया था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो उसके बार से बच गया। अगर एक पल की भी देरी हुई होती तो हो सकता था कि ऋतिक इन्फेक्टेड हो जाता। ऋतिक एक जोर की किक उस ज़ॉम्बी के सीने पर मारी जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी जमीन पर गिर गया। दिए ऋतिक ने तुरंत अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड उठाए और उस ज़ॉम्बी का धड़ उसके शरीर से अलग कर दिया। सिर कट जाने के बाद वो ज़ॉम्बी संघर्ष करना बंद कर देता है। तभी ऋतिक की पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द नजर आते हैं। बॉस ज़ॉम्बी मारा गया, आपने लेवल 6 हासिल किया है, आपको 6 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए हैं और आपके जीन लॉक सिस्टम अनलॉक कर लिया है। ऋतिक बुरी तरह हाफ रहा था और वो अपनी पावर स्क्रीन पर आ रहे शब्दों को देख रहा था। नाम, ऋतिक अल्हावत। लेवल 6। लेवल 7 में जाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स 100। हासिल किए गए एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0। स्ट्रेंथ 50। फिजिक 35। स्पीड 32। स्किल सुपर आई स्किल। एंगर पॉइंट्स 0 आउट ऑफ 100। ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 380। मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ 380 पर है। ये तो कमाल की बात है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता पावरफुल बनने से। ऋतिक के चेहरे पर ढेर सारी स्माइल थी और वो उसी स्माइल के साथ कहता है। पहले ऋतिक की ओवरऑल स्ट्रेंथ 300 पर थी लेकिन अब वो बढ़कर 380 पर पहुंच गई थी। तभी ऋतिक के मन में एक ख्याल आया। अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को ही बढ़ाता रहा तो उसकी फिजिक और स्पीड कमजोर रह जाएगी जो उसकी कॉम्बैट फाइट में काफी नुकसान पहुंचा सकती है। वो अभी थोड़ी देर के लिए ही लड़ा था और वो बुरी तरह हांफने लग गया था। यही सोचते हुए ऋतिक अभी अभी हासिल हुए 6 पोटेंशियल पॉइंट्स में से 3 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी फिजिक में और 3 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी स्पीड में ऐड कर देता है, जिसके बाद उसकी फिजिक और स्पीड 37 और 36 हो जाती है। तभी ऋतिक की नज़र अपने सिस्टम फ्रेम के नीचे गई जहां उसे कई सारे बॉक्स जंजीरों में बंद पड़े दिखाई दिए। ऋतिक ने उन बॉक्स को देखते हुए मन ही मन कहा, ये तो जीन लॉक है। इंसानों के शरीर में जीन्स पाए जाते थे 3 जिन्हें ओपन करना काफी मुश्किल होता था। जीन लॉक मानव शरीर में सबसे बुनियादी क्षमता को दर्शाते हैं और यह कहा जाता है कि जब कोई इंसान अपने जीन्स को चरम सीमा तक अनलॉक कर लेता है तो वो भगवान जैसा बन जाता है। ऋतिक एक लंबी सांस लेता है और पहले जीन आइकन पर क्लिक करता है। वार्निंग, फर्स्ट जीन लॉक को अनलॉक करने के लिए आपको लेवल 15 हासिल करने होगा। ओह शिट, फर्स्ट जीन लॉक अनलॉक करने के लिए मुझे लेवल 15 हासिल करना होगा। उसके लिए मुझे और भी ज़ॉम्बीज़ को मारने की जरूरत है। ऋतिक ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा। हालांकि ऋतिक ने उस बॉस ज़ॉम्बी को मार गिराया था लेकिन उससे लड़ते समय ऋतिक को भी काफी चोटें आई थी। ऋतिक, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। जेम्स को थोड़ी हैरानी हुई कि ऋतिक ने वास्तव में उस बॉस ज़ॉम्बी को बिना किसी कठिनाई के मार डाला। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि ऋतिक के शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। ऐसा लगा मानो वो अचानक बहुत ताकतवर हो गया हो।
चलो चलते हैं यहाँ से, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए, क्या पता थोड़े और जॉम्बीज मिल जाए। ऋतिक ने कहा। अभी उसकी ताकत लगभग एक बिगिनर वॉरियर के समान थी और अगर वो अंदर जाते हैं तो हो सकता है वो उन जॉम्बीज का आसानी से सामना कर पाए। ठीक है, जेम्स ने सिर हिलाया। उसके बाद वे दोनों और गहराई में जाने लगे और जल्द ही उन्हें आगे एक निशान दिखाई दिया। बिगिनर वॉरियर्स का प्रवेश वर्जित है। शायद ये वही इलाका है जिसके बारे में प्रोफेसर राजीव ने हमें बताया था। ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए कहा। उसे रास्ते में कोई ज़ॉम्बी या मॉन्स्टर नहीं मिला था जिस कारण ऋतिक को एक भी पोटेंशियल पॉइंट हासिल नहीं हुआ। क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? ऋतिक। जब ऋतिक अपनी सोच में खोया हुआ था तो जेम्स को ऐसा लगा कि उसने कुछ देखा है। उसने कांपते हुए ऋतिक की शर्ट खींची और बोला, क्या है वहाँ? ऋतिक थोड़ा कंफ्यूज था, फिर उसने जेम्स की आंखों की दिशा में देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पेड़ पर एक सांप था, यह एक बहुत बड़ा अजगर था। इस अजगर की आंखें लाल थीं और इसका शरीर बैरल जितना मोटा था। साथ ही यह एनवायरनमेंट के साथ अपना रंग बदलने में भी सक्षम होता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऋतिक का उस पर ध्यान नहीं गया था। वो एक एवोल्व मॉन्स्टर था। सुपर आई स्किल, रैंक 3 का रंग बदलने वाला अजगर, एबिलिटी, कोई जानकारी नहीं। ताकत, कोई जानकारी नहीं। लगता है ये हाई रैंक का मॉन्स्टर है तभी तो मेरी सुपर आई स्किल इस पर कास्ट नहीं कर रही। ऋतिक थोड़ा डरा हुआ था। ये पहली बार था जब उसका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जिसका लेवल उसे नहीं पता था। भागो, जल्दी! ऋतिक को ठंडे पसीना आ गया था और उसने तुरंत जेम्स से भागते हुए चिल्लाया। चैप्टर 5 रॉबरी। अरे, जाओ और जेम्स का पीछा करो। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ऋतिक ने भागते समय अपना सिर घुमाया और देखा कि रंग बदलने वाला अजगर उसका ही पीछा कर रहा था। जेम्स भी दौड़ता रहा और जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि ऋतिक पहले से ही जंगल के गहरे हिस्से की दिशा में दौड़ रहा था। वो ऋतिक को बताना चाहता था कि वह गलत दिशा में भाग रहा है, लेकिन वह पहले ही वहां से गायब हो चुका था। शायद वो चला गया। ऋतिक ने अपना पूरा जोर लगाया और काफी दूर निकल आया। जब वह पीछे मुड़ा तो उसे पता चला कि विशालकाय अजगर जा चुका है। हालांकि ऋतिक कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहता था। रंग बदलने वाला ये अजगर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में छिप सकता था। हो सकता है कि वह कहीं छिपा हो, उस पर अचानक से हमला करने की तलाश में हो। तभी ऋतिक को एहसास हुआ कि उसके सामने कई लोग मौजूद थे। उन लोगों ने वॉरियर्स के कपड़े पहने हुए थे लेकिन उनके कपड़े ऋतिक के पहने हुए कपड़ों से अलग थे। इसके अलावा उनके हाथों में सभी प्रकार के हथियार थे। उनमें से एक आदमी एक एवोल्व मॉन्स्टर की लाश भी ले जा रहा था। ये लोग बहुत पावरफुल लग रहे थे और ये सभी स्पष्ट रूप से रियल वॉरियर थे। ओह, तो तुम लॉरेंस एकेडमी से हो? उस टीम के लीडर ने ऋतिक के कपड़ों पर लगे बैच को देखा और अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए कहा। ऋतिक को पता था कि वह इस समय गलत जगह पर था। वे लोग एक पावरफुल टीम से थे और वे सभी रियल वॉरियर थे। अगर वे ऋतिक को मारना चाहते तो वो बिल्कुल भी उनका सामना नहीं कर पाता। बड़े भाइयों, मैं बस वहां से गुजर रहा था, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सिर्फ एक बेकार और कमजोर इंसान है। एक आदमी एक बड़ा सा ब्लेड लेकर आया और उसने ऋतिक को पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा था और वो काफी भयानक लग रहा था। अपनी बैटल स्वॉर्ड वही छोड़ दो और तुम जा सकते हो, एक आदमी ने कहा। क्या? ऋतिक ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसकी स्वॉर्ड का चले जाना उसकी पॉवर्स के चले जाने के बराबर था। हालांकि वो ये करना नहीं चाहता था लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसे मुझे दो, उस आदमी ने ऋतिक का मजाक बनाते हुए कहा। फिर आगे बढ़ा और ऋतिक के हाथ से उसकी स्वॉर्ड को छीन लिया। जैसे ही उसने ऋतिक के हाथ से उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड छीनी, वो मुस्कुराया और ऋतिक पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर दिया। हिस! तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी। ऋतिक को काफी घबराहट हो रही थी और वो तुरंत से एक तरफ हट गया। वो आदमी जिसने ऋतिक की लॉन्ग स्वॉर्ड छीनी थी, वो खून से लथपथ एक बड़े मुंह के अंदर चला गया था। आह! वो आदमी अगले ही पल रंग बदलने वाले अजगर के द्वारा मार दिया गया था। ऋतिक जो एक तरफ हट गया था, उसका कलेजा उसके मुंह को आ गया था। वो बहुत खतरनाक था और अगर वो तुरंत नहीं हटा होता, तो शायद वो भी उस अजगर के द्वारा मार दिया जाता। उस टीम के ये लोग काफी ज्यादा शॉक में थे। रंग बदलने वाले अजगर का शरीर आसपास के पेड़ों के समान हरे रंग का था। साथ ही वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में छिपने में माहिर लग रहा था। यह एक रैंक 3 का इवॉल्व मॉन्स्टर है, रंग बदलने वाला अजगर। उस भयानक सीन को देखकर एक इंसान की चीख निकल गई।
रंग बदलने वाला अजगर। उस टीम के लोग थोड़ा हैरान थे। वो अजगर सबसे पावरफुल तो नहीं था, लेकिन काफी भयानक था। सस सस सस, वो आदमी जिसने ऋतिक की लॉन्ग स्वॉर्ड को छीन लिया था, पहले ही रंग बदलने वाले अजगर के मुंह में समा चुका था। उसका सिर बहुत बड़ा था और उसने अपनी लाल जीभ बाहर निकाली हुई थी। वह बेहद खतरनाक लग रहा था क्योंकि वो अपनी लाल आंखों से सभी को घूर रहा था। एक लंबी स्वॉर्ड पकड़े आदमी ने अपने साथियों की ओर देखा और चिल्लाया, जल्दी से इसे खत्म करो, ये एक रैंक 3 का इवॉल्व मॉन्स्टर है, इसका एनर्जी क्रिस्टल और इसकी खाल लाखों में बिक सकती है। उसे सुनकर कुछ लोगों की आंखें चमक उठी। जैसा कि कहा जाता है, पक्षी भोजन की खोज में मर जाते हैं और मनुष्य धन की खोज में मर जाते हैं। इस समय वे सभी लोग काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। ऋतिक ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत ही झाड़ियों में छिप गया। उसने अपनी सुपर आई स्किल कास्ट की और उन लोगों का लेवल चेक करने लगा। वे लोग रैंक 1 के वॉरियर्स थे। वॉरियर्स को 1 से 9 तक रैंक किया गया था और रैंक 9 के वॉरियर सबसे पावरफुल माने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि रैंक 9 के वॉरियर की ताकत देश में एक परमाणु हथियार रखने के बराबर थी। लंबी स्वॉर्ड वाला आदमी हवा में अपनी तलवार लहरा रहा था। उसकी उस तकनीक से आसपास की हवा में मानो हलचल मच गई। तभी उसने उस रंग बदलने वाले अजगर पर सीधा हमला किया। रंग बदलने वाला अजगर बहुत तेजी से आगे बढ़ा और जब उस आदमी ने अपनी तलवार उसके शरीर पर मारी तो वह तुरंत उससे बच गया। फिर उसने अपना बड़ा मुंह खोला और उस आदमी को निगलना चाहा। तभी एक पावरफुल शरीर वाला एक आदमी तेजी से वहां आया। उसके हाथों पर स्टील के ग्लव्स थे जो कीलों से ढके हुए थे और उसने उस अजगर के सिर पर मुक्का मारा। क्या, लेकिन उस अजगर को उसके मुक्के से बिल्कुल भी चोट नहीं आई। इसके बजाय उसने अपनी पूंछ उछाली और हटे कट्टे आदमी को हवा उड़ा दिया। तभी वहां खड़े एक आदमी की आईब्रोज सिकुड़ गईं और उसके हाथ में कई खंजर बाहर निकाले। उसके बाद उसने उन खंजारों को सीधे उस अजगर की तरफ देखा। स्विश स्विश स्विश, खंजर हवा को चीरते हुए उस रंग बदलने वाले अजगर की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें मूल रूप से अजगर की आंखों पर निशाना बनाया गया था, लेकिन तभी उस अजगर ने रिएक्ट किया और उन खंजरों के बार से बच गया। लेकिन उसकी किस्मत आज बुरी थी क्योंकि एक खंजर उसकी गर्दन के निचले हिस्से में जा लगा था। उस अजगर की गर्दन का निचला हिस्सा सुरक्षित नहीं था, इसलिए खंजर बहुत आसानी से उसके आर पार हो गया। इससे उस अजगर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अपनी पूंछ उठाए और उन लोगों पर वार किया। वो आदमी जल्दी से रिएक्ट कर गए और अजगर की पूंछ सीधे एक पेड़ से जाकर टकराई। एक तेज आवाज के साथ वो पेड़ टूटकर गिर गया। धत तेरी की! इस सीन को देखकर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई और वो जल्दी से वहां से हट गया, क्योंकि वो विशाल पेड़ सीधे ऋतिक के ऊपर गिर रहा था। आह! स्टील के ग्लव्स वाला आदमी दहाड़ा और उसके शरीर की मांसपेशियां उभर आईं। उसने रंग बदलने वाले अजगर पर उसके शरीर पर हमला किया। बैंग बैंग बैंग! जब रंग बदलने वाला अजगर उसके साथी पर हमला कर रहा था, तो उसकी मुट्ठी अजगर के सिर पर जाकर लगी। लगातार इतनी जोर से हमले किए जाने से रंग बदलने वाला अजगर को हल्के चक्कर आने लगे थे। यही मौका है आखिरी हमला करने का। लंबी स्वॉर्ड वाला आदमी तेजी से आगे आया और अजगर के कमजोर हिस्से पर वार करने लगा। पफ! लेकिन तभी अचानक से उस रंग बदलने वाले अजगर ने अपने मुंह से हरा जहर उगला। उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो अजगर आपके मुंह से जहर भी उगल सकता था। लंबी स्वॉर्ड वाला आदमी पूरी तरह से उस जहर के असर में आ गया था। वो दर्द में करहा रहा था क्योंकि उसका शरीर तेजी से गलने लग गया था। जल्दी से इसके कमजोर हिस्से पर हमला करो! ये नजारा देखकर कई लोगों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उनके चेहरे पर एक बेरहमी भरे भाव आ गए। ऋतिक अभी भी उन झाड़ियों में छिपा हुआ था और अपनी सांसें पर कंट्रोल किए हुए था। हालांकि वो एक रैंक 3 का पावरफुल मॉन्स्टर था, लेकिन इतने सारे वॉरियर्स को हैंडल कर पाना उसके बस में नहीं था। इसके अलावा सांपों का कमजोर हिस्सा उनका दिल होता था। हालांकि वो इवॉल्व होने के बाद काफी बड़ा हो गया था, पर फिर भी वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। हा, ये मर चुका है, आखिरकार हमने इसे मार दिया। उनमें से एक आदमी हंसते हुए चिल्लाया। हालांकि वे इस रंग बदलने वाले अजगर को मारने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उनके भी ज्यादातर साथी मर चुके थे। जैसे ही ऋतिक वहां से उठने वाला था, गलती से उसका पैर एक लकड़ी से टकरा गया और थोड़ी सी आवाज हुई, बाहर आ जाओ बच्चे, अब तुम्हारा भी खेल खत्म करने का समय आ गया। तभी एक आमदी ने उस ओर इशारा किया जहां ऋतिक छिपा हुआ था। ऋतिक ने मन ही मन अपनी बुरी किस्मत को कोस। उसके पास फिलहाल एक बिगिनर वॉरियर की ताकत थी और एक रियल वॉरियर से निपटना उसके लिए काफी खतरनाक था।
तो तुम ही हो जिसने इस चीज को अट्रैक्ट किया था। हो। जब उस आदमी ने ऋतिक को देखा तो उसका मजाक बनाया। तुम वहां किस लिए खड़े हो? यहाँ आओ। ऋतिक ने अपने दांत पीस लिए और किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके सामने चला गया। इस रंग बदलने वाले अजगर की खाल उतारने और एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकालने में मेरी मदद करें, फिर मेरे साथियों की लाश को वापस ले जाने में मेरी मदद करो। अगर तुम ऐसा नहीं करेगे मैं तुम्हें अपनी तलवार से मार डालूंगा। उसने ऋतिक का मजाक बनाया और अपनी स्वॉर्ड की नोक उसकी ओर तान दी। जल्दी करो और निकालो, बेवकूफ। वो आदमी आगे बढ़ा और चिल्लाते हुए ऋतिक को एक किक मारकर जमीन पर गिरा दिया। चूंकि वह आदमी अभी अभी रंग बदलने वाले अजगर से लड़ा था, इस समय वह थोड़ा घायल लग रहा था। ऋतिक, जो जमीन पर गिर गया था, उसकी पीठ उसकी ओर थी और उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी। जब से वो इस शरीर में आया था उसने कसम खाई थी कि वो पुराने ऋतिक की तरह एक कमजोर लड़का बनकर नहीं रहेगा। उसके पुराने समय में कास्ट काफी मायने रखती थी और वो अलवॉट खानदान से था जिसमें मान सम्मान को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। ऋतिक ने एक नजर जमीन पर डाली और अपनी स्वॉर्ड की ओर देखा। वो आदमी पहले से ही घायल था और उसकी ताकत बहुत कम हो गई होगी। ये एक अच्छा मौका था उसे जान से मारने का। जैसे ही ये आइडिया ऋतिक के दिमाग में आया, उसने तुरंत उस आदमी की ओर रिएक्ट किया और जमीन से अपनी स्वॉर्ड उठा ली और फिर उसने उसकी ओर हमला किया। एक जोर का धमाका हुआ और उस आदमी का हाथ, जिसके हाथ में लंबी तलवार थी, लिन शियू ने तुरंत ही उसे काट दिया। उस आदमी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और वो दर्द में करहाने लगा। मैं तुमने ये बताना भूल गया कि मुझे उन लोगों से नफरत है जो मुझे बेकार कहते हैं। ऋतिक ने उसका मजाक बनाया। जमीन पर मौजूद आदमियों की लाशें रंग बदलने वाले अजगर द्वारा छोड़े गए जहर से पूरी तरह से गल चुकी थी और अब वहां सिर्फ उनकी सफेद हड्डियां ही पड़ी हुई थी। लिन शियू, जो जमीन पर गिर गया और उसकी, हा हा हा, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जान से मार डालो, वरना मेरी खन्ना फैमिली तुम्हें जरूर ही जान से मार डालेगी। उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बुरी तरह हंसने लगा। एक वॉरियर सामान्य इंसानों की तुलना में अधिक मजबूत था और भले ही उसके कटे हुए हाथ का दर्द असहनीय था, फिर भी वह इसके कारण अपनी जान नहीं गंवाना चाहता रहा। खन्ना फैमिली। ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ जी। फ्यूचर की दुनिया में अभी भी कई योद्धा परिवार थे और ऐसा लगता है कि ऋतिक ने खन्ना फैमिली के बारे में भी सुना है। बेहतर होगा कि तुम मुझे A20 जिले के मेडिकल स्टेशन पर भेज दो और मेरा हाथ वापस जोड़ दो। फिर अपने दोनों हाथ काट डालो और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें एक बेरहमी वाली मौत दूंगा। वह आदमी गुस्से में चिल्लाया। तुम अभी लड़के की गलत में नहीं हो। ऋतिक ने उसका मजाक बनाया और उसके साइड में जाकर खड़ा हो गया। तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि मुझे मारने का परिणाम क्या होगा? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। उस आदमी ने ऋतिक की आंखों में एक भयानक चमक देखी थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उसने शातिर तरीके से ऋतिक को धमकी दी। बैंग! तभी ऋतिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसकी छाती में अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड घोंप दी। उस आदमी की आंखें हैरानी बड़ी हो गई। माफ करना दोस्त, मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है। आपने एक रैंक 1 के वॉरियर को मारा है। आपको 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपने लेवल 7 हासिल किया है और आपको 7 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए हैं। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपके पहली बार एक वॉरियर को मारा है, इसलिए आपको लक्की स्पिन जीतने का मौका मिला है। एक आवाज ऋतिक के माइंड में गूंज रही थी, लेकिन ऋतिक के पास खुशी मनाने का समय नहीं था क्योंकि जमीन पर पड़े उन लाशों से काफी स्मेल आ रही थी। ऋतिक को 7 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए थे और वो इसी सोच में था कि उन्हें उसे कहाँ एक करना चाहिए। स्ट्रेंथ, फिजिक और स्पीड, इन तीनों को बराबर करने की जरूरत थी क्योंकि केवल स्ट्रेंथ रखने का कोई मतलब नहीं था। ऋतिक ने इसके बारे में थोड़ा और सोचा, फिर उन 7 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी स्पीड और फिजिक में ऐड करने का फैसला किया। अभी उसकी फिजिक और स्पीड 40 पॉइंट्स तक बढ़ गई थी। उन पॉइंट्स के जोड़ने के बाद ऋतिक को अपने शरीर में काफी रिलैक्स महसूस हो रहा था। ऋतिक ने जमीन पर उन लाशों की ओर नजरें घुमाई और देखा कि उस टीम के सभी लोग मर चुके थे। साथ ही वो रंग बदलने वाला अजगर भी कोई आवाज भी नहीं कर रहा था। रंग बदलने वाले अजगर का शरीर हाई रैंक का था और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी, लेकिन वो आकार में काफी बड़ा था और इसे ले जाना मुश्किल था। ऋतिक ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी स्वॉर्ड को अजगर के सिर पर घुमा दिया। स्लैश! एक तेज की आवाज गूंजी और सांप के सिर पर एक दरार आ गई। ये काफी मजबूत है। कई बार काटने के बाद ऋतिक आखिरकार उस अजगर के सिर को अलग करने में कामयाब हो गया था।
उस अजगर के सर के मिडिल में एक चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। एनर्जी क्रिस्टल एक प्रकार के क्रिस्टलीय लेंस थे जो इवोल्व माइनस्टर्स के शरीर में मौजूद थे और इन माइनस्टर्स के लिए एनर्जी देने का काम किया करते थे। वॉरियर्स उनके अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल अपने आप को इवॉल्व करे के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इन एनर्जी क्रिस्टल्स का कुछ मशीनों में भी यूज कर सकते थे। मुझे इनकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। ऋतिक ने उस एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकाला और मुस्कुराया। ऋतिक को उन लोगों के पास से 2 और एनर्जी क्रिस्टल मिले थे। हालांकि वे दोनों क्रिस्टल्स काफी छोटे थे और रैंक 1 के विकसित जानवर के शरीर से हासिल किए थे। सब कुछ खंगालने के बाद उसके हाथ कोई भी यूनिक चीज हासिल नहीं हुई। इसके अलावा उनके हथियार भी उसके यूज के नहीं थे। ऋतिक ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जंगल में गहराइयों में जाना जारी रखा। अभी उसके लिए अपना लेवल अप करना और ताकत बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण था। हो सकता था उसकी किस्मत आज उसका साथ न दे। ऋतिक को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो गलत दिशा में जा रहा था और अगर वो आगे बढ़ता रहा तो वह जंगल की और गहराइयों में चला जाएगा।